हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बड़े लोगों से, जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं आपकी। और आज मेरे साथ काफी 3-4 महीने के गैप के बाद हमारे खास मेहमान हैं सईद नकवी साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज वो अपने वतन मुस्तफाबाद में हैं, जो लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हम स्काइप से उनसे बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा नकवी साहब के, ये सीरिया में जो, जिसे कोई सिविल वॉर कहता है, कोई जंग कहता है, कोई अलग अलग तरीके से कहता है, ये जो 10 साल में सीरिया में तबाही हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और आप चूंकि जाती तौर पर वहां कई बार गए हैं, आपके जाती तजुर्बात क्या हैं सीरिया की जंग के बारे में? आप सीरिया का तस्करा शायद इस वजह से कर रहे हैं कि ये 10वां, ये डेकेड ओल्ड, एक 10 साल पुरानी यहाँ की ट्रेजेडी हो चुकी है सीरिया की। लेकिन ये 10 साल जो हैं, ये तो गोया 2011 से अगर आप जोड़िए तब। लेकिन सीरिया और ये पूरा मिडिल ईस्ट का किस्सा जो है वो पुराना है। मसलन मेरे ही पास एक डॉक्यूमेंट कई साल से है, जो कि एक साहब थे ग्रेहम फुलर। ग्रेहम फुलर बहुत ही ज़हीन, बहुत होनहार, बहुत समझदार सीआईए के आदमी थे और बहुत बड़े अफसर, यानी इतना बड़ा अफसर कि जो सिर्फ डायरेक्टर ऑफ सीआईए को रिपोर्ट करता है, उस लेवल के वो थे। अल्लाह के फजल से बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात अपने जॉन्स में हुई है, उनसे भी मैं एक आध दफा तुर्की में मिला हूं। उन्होंने 1983 में एक पेपर तैयार किया था रेगन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरह से सीरिया पे अटैक करना जरूरी है। अब वो उनके स्ट्रेटेजिक रीजन थे। 1983, 1983। किस्सा और भी पहले का है। तो कहने का मतलब यह है कि 2011 गोया एक लैंडमार्क था, वो इब्तिदा नहीं थी किसी भी। वो लैंडमार्क क्यों था? इसलिए कि 2010 में वो अजीजी नाम का एक ठेले वाला ट्यूनिसिया में, एक पुलिस वुमन ने उसको थप्पड़ मार दिया। उसने जनाब अपने बदन में आग लगा ली और उससे इग्नाइट हो गया, जिसे लोग याद करेंगे अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग में एक हुल्लड़ हुआ जिसमें कि बिन जदीद साहब को जाना पड़ा, फिर वो तहरीर स्क्वायर इजिप्ट में आया और उसके बाद हुस्नी मुबारक को जाना पड़ा। ये हजरात जो कि खास इनके अलमबरदार हुआ करते थे अमरीकियों के और यहूदियों के, वो जनाब जब गिर गए, उसी वक्त इत्तेफाक से द लेट किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया, किंग अब्दुल्ला लेट, यानी उनसे पहले जो बादशाह थे, जी जी, वो आ रहे थे कंडोलेशन से जर्मनी के अस्पतालों से। उन्होंने देखा कि दुनिया बदली हुई है। उन्होंने देखा कि अमेरिका के जितने दो खास मोहरे गिर चुके हैं। उन्होंने कसम खाई कि देखिए, अब ना कोई शेखडम गिरेगी, ना कोई बादशाहत गिरेगी, और इसके लिए हमको जो भी करना पड़े हम करेंगे। ये उन्होंने कसम खाई। और इब्तिदा हो गई जनाब सीरिया की वो जंग, जो कि 2011 में, यानी अभी किंग अब्दुल्ला निकले। किंग अब्दुल्ला का जो दायरा था वो साफ है, लोगों के सामने आया है। क्या था? जो कि यहूदियों का था, जो कि इजराइल का था, जो अफ्रीका का था, वो क्या था? जिसको ये कहते थे एक शिया क्रेसेंट, यानी तेहरान, तेहरान के बाद हिजबुल्ला, हिजबुल्ला का रिश्ता फिर ये इससे आपके अलवी सीरिया से, और सीरिया का रिश्ता हमास से। इसको ये एक खतरनाक, इसको शिया एक्सिस कहते थे। अब साहब ये बताइए
कि हमास का शियों से क्या लेना देना, वो तो बिल्कुल दूसरी यानी अखवानुल मुस्लिमीन की तंजीम है। बहरहाल तो ये हुआ कि इस पूरे इस आर्क में से अगर सीरिया को निकाल दिया जाए तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ईरान को, ईरान का गरेबान पकड़ लेंगे। तो ये झगड़ा, ये एक फेज गोया जो कि मिडिल ईस्ट में वेस्ट का चल रहा था, उसका ये फेज इनॉग्रेट। स्टीफन फोर्ड अमेरिका के सफीर, शेवालियर नाम के एक साहब फ्रांस के सफीर थे। फ्रांस को इस एरिया से बहुत दिलचस्पी इसलिए है कि जब टर्किश अंपायर को तोड़ा, ऑटोमन अंपायर को, तो ये गोया फ्रांस के खित्ते में आया, ये इलाका जिसको कि सीरिया लेबनान कहते हैं, उसको लेवांत का नाम दिया। तो वहां पे साहब शेवालियर का भी बहुत आगे आगे हाथ था। अब इत्तेफाक से एक ग्रुप के साथ जिसमें डिप्लोमेट्स भी थे, मैं वहां पहुंचा। 3 खास मखसूस जगह थी, हमा, होम्स और दारा। ये 3 जगह हैं। ये तीनों जगह अखवानुल मुस्लिमीन का एक रिएक्शन, एक ग्रुप हमेशा रहा है, और वो ग्रुप उस वक्त भी था। और उसकी तारीख ये है कि कब से 10 साल पहले, मेरे ख्याल में तारीख मुझे इत्तेफाक से पूरी नहीं, एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन अगर आपको याद हो, बशार अल हसन के बाप, उन्होंने हमा में कोई 10,000 ये अफवान के लोगों को मार दिया था कि एक रिवोल्ट वहां खड़ा हो। तो ये चीजें, इस किस्म की हरकतें होती रही। अब क्या देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि स्टीफन फोर्ड ये आप वहां हमा चले गए, होम्स चले गए, दारा चले गए, लोगों को थपथपा रहे हैं और तकरीर खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन तकरीरें करवा रहे हैं। मैं गया, मुझे इत्तेफाक से मेरा एक कांटेक्ट था बशार अल असद के दफ्तर, बल्कि उनका नाम भी बता दिया जाए, मुतहमा शाबान, बहुत ही एलिगेंट खातून, उनकी एडवाइजर थी, दिल्ली भी आई। तो मैं उनके दफ्तर में बैठा हुआ था। मैंने कहा कि मुतहमा, ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पे स्टीफन फोर्ड अमरीकी सफीर और ये फ्रांसीसी सफीर, ये लोगों को जो कि स्टेट के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं, उनसे मिलती है, यहाँ जाती है, वहां जाती है, और आप लोग कुछ करते नहीं। एक बड़ा ही दिलचस्प फिकरा खातून ने कहा, कहने लगी कि देखिए, इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि किस हद तक हम लोग पेनेट्रेटेड हैं, यानी हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि उनकी तरफ है, जो हमारे साथ है ऊपरी तरह से। जी जी। तो ये हालत थी। हमारे साथ एक फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर टू कुवैत और मिडिल ईस्ट के थे, उनका नाम था एडवर्ड पेक, वो भी हमारे साथ। हम लोगों ने जब ये बात उनको दिखाई तो उन्होंने एक खत लिखा। इत्तेफाक से वो खत मैं लेके यहाँ नहीं आया हूँ अपने गांव में इस वक्त में, लेकिन वो खत कभी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, आपके स्क्रीन पे वो रखा जाएगा। उसमें कहने का मतलब यह है कि मुझे सख्त कोफ्त होती है कि अमरीकी सफीर इस तरीके से यहाँ घूमते फिरते हैं और एजिटेशंस को फरोग देते हैं। अगर इसका 1/100 भी कोई इनके मुल्क में करने लगे, यानी मेरे मुल्क में करने लगे, तो क्या ये बर्दाश्त करेंगे सब? लेकिन अमेरिका एक निहायत एरोगेंट फेज से गुजर रहा है। ये उसका फिक्रा है। एडवर्ड पेक, अमेरिकन डिप्लोमेट, जो कि मिडिल ईस्ट में रहा, जो कि इस ग्रुप में मेरे साथ। तो कहने का मतलब यह है
कि ये बात चलती रही और उसमें फिर इन लोगों ने पैसे डालना शुरू कर दिए, करोड़ों अरबों पैसा लगाया सऊदी अरेबिया ने, फिर शुरू में तुर्की ने भी। और ये ऑस्टिन साहब जो भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर जो है ऑस्टिन, ये जनरल थे और सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक हियरिंग हो रही थी। वो उस हियरिंग किस चीज के बारे में हो रही थी? वो हियरिंग थी कि जो अमेरिकन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, यानी वो कहते थे कि हम मॉडरेट्स को ट्रेन कर रहे हैं, उसमें एक 2 बिलियन डॉलर अमेरिका खर्च किए और ये एक तंजीम थी 500 मिलियन डॉलर्स की का ये इन्होंने जब खर्च किए कि हम इसमें मॉडरेट्स को ट्रेन करेंगे जो एक रेवोल्यूशन है उसमें इनको सहारा देगा। तब हुआ ये कि वो ट्रेन लोग असलहे लेके, सामान लेके, ट्रेनिंग लेके गायब हो गए। कहा यह जाता है कि जमातल नुसरा के साथ मिल गए, जो कि वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके खिलाफ ये कह रहे थे कि हम लड़ेंगे। तो मालूम हुआ ये हुआ। तो अब सवाल उनसे किया जा रहा है, आप लोग कोई भी इंटरनेट पे जाइए, सी स्पैन की तस्वीर अभी भी अगर मौजूद हो, उतार नहीं ली गई हो तो आप देखते, ये वीडियो उसमें मौजूद है। क्या है? जनरल ऑस्टिन ये बताइए कि उनमें से कितने लोग इस वक्त जंग में हैं और सीरिया में लड़ाई कर रहे हैं? खामोश। कुछ तो कहिए। खामोश। अरे भाई कुछ नंबर होंगे 4 और 5, 4 या 5 लोग अभी जंग में हैं, बाकी सब छोड़ के चले गए। ये वो जनरल हैं जिनको कि अब डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया है। लिहाजा फरवरी में जो पहला अटैक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अपने मुल्क के बाहर हुआ है वो सीरिया ही में हुआ है। अब मैं ये कह रहा कि इसमें कोई डायरेक्ट लिंक है, लेकिन बहरहाल आदमी सस्पेक्ट तो करने लगता है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से ये चलता रहा। लेकिन 2014 में जबकि मैं वहां एक दफा फिर गया, उस दिनों में थॉमस फ्रीडमैन एक अमेरिकी कॉलमनिस्ट हैं, बहुत बड़े, उसका इंटरव्यू हुआ प्रेसिडेंट ओबामा के साथ। उन दिनों में ओबामा साहब की खलिश मैक्सिमम थी नूरी अल मलकी, जो प्राइम मिनिस्टर थे बगदाद में। वो चाह रहे थे कि ये हटें। नूरी अल मलकी स्टेटस ऑफ फोर्सेस अग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन करने को तैयार नहीं थे। अब ये हुआ कि इनको कैसे परेशान किया जाए। बैकग्राउंड ये है। अब इंटरव्यू हमारे फ्रीडमैन साहब पूछते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से कि साहब जब ये खड़ा हुआ था बगदादी यहाँ पे मुसुल में, इसको फौरन आपने क्यों नहीं बॉम्ब कर दिया? तो जवाब सुनिए, अगर हमने फौरन इसे एयर स्ट्राइक्स कर दी होती तो ये प्रेशर नूरी अल मलकी से उठ जाता। यानी जब बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे तो प्रेशर नूरी पे बना रहे। तो मालूम ये हुआ कि टेररिज्म जिसको ये ISI का कह रहे हैं, ये दरअसल उस वक्त कम से कम एक था। ये आप 2014 अगस्त का इंटरव्यू है, आप देख ले। 2014 के सितंबर में हजरत नूर अल मलकी चले गए, निकाल दिए गए। तो ये खेल यूं हुआ है। इत्तेफाक
से 2015 पे जब ये हुआ कि साहब टेररिज्म फैल रही है, तो उसको चुटकी लेने के लिए तकरीबन रशियन, अमेरिका ने कहा था नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी हमारे सोल्जर जमीन पे अपने बूट्स का सॉइल नहीं करेंगे। रशियंस आ गए सब कुछ लेके। अब जनाब एक कैट एंड माउस शुरू हुई। इनके जितने लोग हैं वो भाग के उस खंबे के पीछे छुप रहे हैं, जो इनके ट्रेन किए हुए दरअसल इन्हीं के हैं, वो उस दरख्त के पीछे जाकर छुप जाए। तो यानी एक खेल शुरू हो गया दूसरे किस्म। और उसके बाद फिर ये चले गए, ट्रम्प साहब आए। ट्रम्प ने क्या क्या नाम है, जेक टैपर, सीएनएन का रिपोर्टर है, सीएनएन का रिपोर्टर है जेक टैपर। उससे ट्रम्प साहब ने कहा कि देखिए कहाँ की बातें ये सब कर रहे हैं, दरअसल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए हैं टेररिस्ट के ऊपर सीरिया में। तो ये खिचड़ी थी घिचपिच जिसमें कि ये इलेक्शन हुआ। बाइडन साहब अब आए हैं। बाइडन साहब को याद रखना चाहिए कि ये किसी हद तक ट्रेनी है ओबामा साहब के, क्योंकि ये उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। अब लेकिन अब इनकी अभी रविश फॉरेन पॉलिसी में मालूम नहीं होती। पहले एक अटैक तो हो गया, तो उसमें मेरा कहना है कि भाई ऑस्टिन थे। देखिए अभी मैं आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं, ये अफगानिस्तान से नहीं हटेगी। हट जाए मैं ये प्रोग्राम करना आपका बंद कर दूंगा। ये अफगानिस्तान से नहीं जाएंगे। इनके दिमाग में अब चीन आ गया है। उइगुर को परेशान करने, उइगुर के अंदर एक उइगुर्स वहां के लोग हैं सिंचियांग में, और वो एजुटेशन में है। उस एजुटेशन को फरोग कर देने के लिए एक टेररिज्म की तंजीम यहाँ पे चाहिए अफगानिस्तान में। ये सब होगा भाई। अच्छा अच्छा, नकवी साहब, आपने जो अब तक कई चीजें बताई उसमें यह बात जाहिर है कि पार्टली आपने कहा कि तब तक तो जरूर अमेरिका ने ट्रेंड किया। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आपने बताया। उसके अलावा ओबामा का भी स्टेटमेंट बताया कि नूरियल मालिकी से प्रेशर कम हो जाता। एक और चीज है, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि इराक में हवाई जहाजों से हथियार फेंकते हुए अमेरिकन पकड़े गए, उसकी वीडियो और इमेजेस, फोटोज बाकायदा मौजूद हैं। अच्छा, इस सब का नतीजे में यह तो सामने आ गया कि बशार अल असद को कमजोर करने के लिए, ईरान से हिजबुल्लाह या हमास तक मदद पहुंचाने के लिए वो हुकूमत को गिराना था। अब लेटली पिछले 1-2 साल में वो अब उसको, हुकूमत को हटाने की बात नहीं करते, और मुल्क का बड़ा हिस्सा तबाह ऐसा हुआ है कि वो शहर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना ज्यादा महंगा है नए शहर बसाने के मुकाबले में। अब 10 साल गुजरने के बाद अब आप क्या महसूस करते हैं, आने वाला वक्त सीरिया के लिए कैसा होगा? क्योंकि ऑस्टिन की बैकग्राउंड आपने बताई, आपको आगे क्या लगता है? ऐसे ही ऐसी बातें कह गया हूं जिनको कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने इन चीजों को बहुत करीब से देखा है, लिहाजा मैं गोया एक शर्त लगा। अब ये मैं गलत या मैं हार जाऊं, हो सकता है, तो मेरी रेपुटेशन एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट कम होगी, घटेगी, खत्म हो जाएगी। बल्कि मैं तो उन लोगों में से हूं जो हट जाऊंगा। लोग तो गलतियां कर करके भाई उन्होंने कैरियर बना दिया है, वो अलग बात। सवाल ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अभी, इन्होंने ब्लिंकन को बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसने साहब आते ही आते इन्होंने गाली दी रूस को, और ब्लिंकन ने गाली दी साहब चीन को। और दुनिया अचंभे में कि साहब ये अभी अभी आप आए हैं, पहले आप टटोलिए देखिए तो उसके खिलाफ बहुत ही रिएक्शन हुआ। आपने कह दिया कि ये किलर है, इसके अंदर सोल नहीं है पुतिन के अंदर। यानी भाई
डिप्लोमेटिक पार्लेंस में सड़क पे आस्तीन रोल करके, यानी बाकायदा मुक्केबाजी आप शुरू कर दें तो ये, लेकिन ऐसा लगता है कि बाइडेन के अमले ने ये किया होगा। बाइडेन खुद अभी खींचे, चीन पे भी रूस पे भी जरा सा मुहताज। तो अभी देखना है कि बाइडेन की रविश, इनकी चाल क्या होने वाली है। क्या ये अपना रंग बदलेंगे? क्या अमेरिका अपना रंग बदल सकता है? एक यही ग्रेहम फुलर के बारे में मैंने आपसे कहा था। अब वो कॉलम लिखते हैं, बहुत ही यानी इंसाइटफुल कॉलम फॉरेन अफेयर्स। उन्होंने एक कॉलम लिखा जब ये बदतमीजियां होने लगी रूस से और चीन से, तो उस कॉलम की हेडिंग थी, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ सुपर पावर इन डिक्लाइन। ये दरअसल शेक्सपियर की लाइन है, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न। कि औरत को स्कॉर्न कर दो तो वो फिर बदला लेती। तो ये सुपर पावर इन डिक्लाइन, ये जो है, ये लोगों के, अमेरिकी लीडरशिप के, उनके सेनेट के, उनके रूलर्स के गले से ये बात उतर नहीं रही कि शायद हम अब वो नहीं हैं जो कि थे। अच्छा, आखिर में वो आगे फ्यूचर आपको कैसा लगता है? ये आपने काफी हद तक बताया है, लेकिन जिस तरह से तबाही हो चुकी, जिस तरह से ईरान और उसकी सोच रखने वाली जो ताकतें इस इलाके में मजबूत हो रही हैं, जिसमें हशद शाबी इराक में, हूथी यमन में, खुद हिजबुल्लाह अपने आप एक बड़ी ताकत बन रही है, उसको लेबनान में उसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। इस सिनेरियो के साथ, जबकि सऊदी अरब पर रोजाना हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले हूथियों की तरफ से, इस सिनेरियो में आप सीरिया का आने वाले मसलन 5 साल आप कैसे देख रहे हैं? कि ये सारा मसला, इसमें की एलिमेंट इस वक्त ईरान हो गया है। हाँ। इसलिए कि इन लोगों ने ईरान से गुफ्तगू को रिज्यूम करने में इतनी डिले कर दी कि साहब पहले आप, फिर हम। ईरान ने कहा नहीं, तुम ये उठाओ पहले, जो सैंक्शंस हैं, तब गुफ्तगू होगी। और ये लोग नहीं माने जनाब। ईरान की और चीन का वो समझौता हो गया है जो कि रूस का, चीन का हुआ। अब ये तीन पावर जो हैं वो यूं, जब ये देखा हमारे बाइडन साहब ने, तो उन्होंने, के एक दोस्त हैं रॉबर्ट मैली, जो कि उनके आदमी हैं ईरान पे जिनकी नजर है, और जो कि उनके ऑफिशियल है ईरान से डील करने वाले, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिले। वो बाकायदा, यानी अब एकदम से लगाम खींचो, ये जो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसे नहीं। तो एक मोहतात, किस हद तक ये लोग मोहतात होंगे, अभी ये फॉरेन पॉलिसी, बाइडन साहब बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, वो ज्यादा आइडियोलॉजिकल नहीं है। हाँ, लेकिन भाई इलेक्शन होने वाला है इजराइल में और एक ईरान में भी। तो अब मामला ये है कि अभी वेट एंड वॉच। अभी काजमी साहब ज्यादा आगे बढ़ के कुछ कहना, मैंने जितनी शर्तें लगानी थी वो लगा ली, और ये मैं कह सकता हूँ, ये अफगानिस्तान से नहीं जाएंगे। ये गिदड़ भक्ति होती रहेगी कि हम जा रहे हैं, हम परेशान हैं, और ये जाएंगे नहीं। इस वक्त इनको चीन हो गया, और चीन हमसे बड़ा हुआ जा रहा है। इसके बारे में ट्रंप के जमाने में ट्रंप ने जिमी कार्टर से एक सवाल किया, प्रेसिडेंट पहले थे, साहब एक बात बताइए, चीन हमसे आगे बढ़ा जा रहा है, हम क्या करें? जिमी कार्टर ने बहुत ही सुलझा और सिंपल जवाब दिया। उसने कहा
1978 की जो वॉर थी विद वियतनाम, चाइना वियतनाम वॉर, जो कि बाय द वे मैंने कवर की दोनों वियतनाम की तरफ से, वो भी एक कभी आपको किस्सा आपके सामने को सुनाऊंगा मैं। तो कार्टर ने कहा कि 1978 की उस जंग के बाद चीन ने कहीं कोई जंग नहीं की, और आप आज तक कम से कम 30-40 जंगों में मुलव्विस हैं, और बड़ी जंगों में तो कार्टर ने नहीं कहा, लेकिन हम आप ये कह सकते हैं, आपने इराक को बर्बाद कर दिया, आपने सीरिया को बर्बाद कर दिया, आपने खुदा वास्ते लिबिया को बर्बाद कर दिया, जबकि उसने तो सब मान लिया था कि भाई हमारे असलहे जो है ये तुम ले लो, और जनाब उसका $1.35 बिलियन भाई लोगों ने जेब में रख लिया। यानी इसको बैंडिटरी कहते थे एक जमाने में, तो वो वहां हुई। अब क्या आगे होगा, आगे आगे देखिए, हो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही गहराई से और असल वजह जो आपने बताई कि सीरिया को क्यों टारगेट किया गया, ये बहुत ही अच्छे से आजकल हो ये रहा है कि कुछ जज्बाती किस्म के लोग कभी ये कह देते हैं कि वो सुन्नियों का कत्ल कर रहा है, कभी तुर्की के बारे में कुछ कह देते हैं, लेकिन जिस बारीकी से आपने उस तारीख को बताया कि ये 2011 शुरुआत नहीं थी, उससे पहले की शुरुआत थी, और उन डॉक्यूमेंट्स का आपने जिक्र किया, बहुत रेयरली लोग इन चीजों को जानते हैं। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि सईद नकवी साहब 100 से ज्यादा मुल्कों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं। हम अपने बचपन में दूरदर्शन में जो प्रोग्राम होता था, हर संडे में अलग मुल्क में आप नजर आते थे, बहुत ही एक तरह से इंस्पिरेशन हमारे लिए हैं, और इतनी जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।